श्री श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल जो कि आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज लेकर आया है, जिसमें हम कक्षा 6 की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास विषय में हमने कक्षा 6 की पुस्तक के 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर के अध्ययन करने के साथ साथ अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियोस के बारे में उनके पास सूचना पहुंच जाए। तो चलते हैं, अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक बच्चे के प्रश्न से क्वेश्चन उठता है और उस क्वेश्चन का उत्तर इस चैप्टर से मिलेगा। तो चुनाव का दिन है और शंकर उठा, तो शंकर ने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। आखिर चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, तो शंकर जो था वो जानना चाहता था कि वे इतने उत्साहित क्यों हैं। तो नाना जी ने उसे जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास किया कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। किनका चुनाव करने? शासकों का चुनाव करने। अब आती है बात आगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हमने शासकों के चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले भी ऐसे ही होता था? क्योंकि हमने कक्षा 5 में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा की लोगों की देखरेख में एक स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, और उस घोड़े को यदि किसी दूसरे राजा ने रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है उससे लड़ाई लड़नी पड़ती। उन्होंने घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वो उससे अधिक शक्तिशाली है और उसने अधीनता स्वीकार कर ली है। तो राजाओं को इस यज्ञ में, इसके बाद उन राजाओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता, बुलाया जाता। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इस यज्ञ में महान पंडित आते थे, महान ब्राह्मण लोग आते थे, जो इस यज्ञ को पूर्ण किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में जो भी राजा आते थे वो उसके लिए क्या लेके आते थे? गिफ्ट, उपहार लेकर आते थे। तो इन सभी आयोजनों में राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि राजा प्रमुख होता है। राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर उसको बैठाया जाता है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों, उसके गुणों, उसके सगे संबंधियों, खासकर उसकी रानियों, पुत्रों और उसके कई छोटे मोटे जो अनुष्ठान किए होते हैं राजा ने, उनके बारे में वह सब कुछ बताता है। अन्य सारे जो मंत्री होते हैं, राजा होते हैं, वो सब बैठकर उस यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखनी होती है उनको। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़क कर कई अनुष्ठान करता है, जैसे विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग भी उसके लिए उपहार लेके आते हैं। पुरोहित शूद्र मानते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब बात आती है कि पुरोहित शूद्र किनको मानते थे। तो वो इसी चीज से एक शब्द निकलता है, वर्ण। और यहाँ वर्ण का मतलब रंग से न होकर के
यहाँ वर्ण का मतलब रंग से न होकर के किससे है, जाति से। कि यहाँ जो निम्न जाति के लोग थे, उन निम्न जाति के लोगों को ही क्या माना जाता था, शूद्र। ठीक है, अध्ययन करते हैं कौन कौन से। तो इस समय उत्तर भारत में जो खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र थे, वहाँ कई ग्रंथ रचे गए। तो ऋग्वेद के बाद के जितने भी ग्रंथ थे वो सब उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। उत्तर वैदिक ग्रंथों में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब शामिल हैं, उपनिषद, वेदांग सब। तो पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित था, योद्धा था, कृषक था, पशुपालक था, व्यापारी था, शिल्पकार था, श्रमिक था, मछली पकड़ने वाले थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, ये सब थे। लेकिन पुरोहित और योद्धा वर्ग जो थे ये सबसे अधिक शक्तिशाली। कृषक और व्यापारी जो थे ये धनवान, और पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये सब निर्धन वर्ग कहलाते। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्ण। तो उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। जैसे पहला वर्ण है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का काम क्या था, वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराना। उनका दूसरा काम था कि वो यज्ञ वगैरह करवाते थे और उनसे जो उपहार मिलता था उनसे अपने जीवन यापन करते थे। दूसरा था शासक, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और तीसरा जो वर्ग था वो था विश्व या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, हमने पढ़ लिया क्षत्रिय और वैश्य जो थे दोनों को। और अंतिम जो वर्ण था वो था शूद्रों का। और इसका काम क्या था कि 3 जो वर्ण है उनकी सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। औरतें भी किसमें शामिल हो गई, शूद्रों में। यानी उस समय उन महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें श्रेष्ठ माना जाए, उन्हें भी शूद्रों के समान माना गया। उनको भी वेदों के अध्ययन का कोई अधिकार नहीं दिया गया। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। आमतौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती। कुछ लोगों को अछूत भी माना जाने लगा। और अछूत में कि जैसे शिल्पकार है, शिकारी है, भोजन संग्राहक है, इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने जलाने के काम में आते थे। तो इन लोगों के संपर्क जो था वो अपवित्र माना गया कि इनको अगर छू दिया तो वो पवित्र नहीं रहेंगे, ब्राह्मण अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या माना गया, अपवित्र माना गया। कई लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने, कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानने लगे। कुछ लोग जन्म की बजाय जन्म आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी इसको सही नहीं मानते, क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो थे वो व्यवसाय के आधार पर लोगों में बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग जो थे वो अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, ऐसी बात करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया कि छुआछूत, अछूत की जो भावना थी उसकी आलोचना की। तो इस प्रकार धीरे धीरे यह समानता इतना प्रभाव हुआ कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे क्या किया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जैसे चित्रित दूसर पात्र है जहाँ से ज्यादातर थैलियां और कटोरियां मिली हैं। कटोरी आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण लोगों को यह भोजन परोसने के काम आता होगा कि जब विशेष अवसर हो तो इनको परोस दिया जाता। अब बात करते हैं जनपद की। जनपद क्या होता है? महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे
वो जन के न होकर के जनपदों के राजा कहने गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जनों के बसने की जगह, यानी बहुत सारे जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही जगह पर निवास करने लग जाते हैं तो वो जनपद कहलाए। आज के समय आप मान सकते हैं जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट मान सकते हैं, तो वो जनपद से डेफिनाइट हो जाएगा। तो जनपद की यदि डेफिनेशन देखनी है तो आज का वर्तमान स्टेट या आप डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हैं। तो पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली के में पुराना जो किला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर या एटा का अतरंजी खेड़ा, ये सब फेमस हैं। यहाँ जब खुदाई की तो लोगों की झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और जानवर पालते थे। वे चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों ऐसी फसलें उगाते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता है। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी मिला है। अब स्रोतों के आधार पर इन सब का पता लग गया। अब कहते हैं कि जो ये मिट्टी के बर्तन थे वो धूसर थे, कुछ लाल रंग के भी थे। इसके अलावा जो बर्तन मिले हैं वो चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाने गए, यानी इन पर कलाकारी की गई है, पेंटिंग की गई है, चित्रकारी की गई है। अब ये चित्रकारी जो है वो सरल रेखा में थी या ज्यामितीय आकृति में, इन दोनों में ही मिली है। उसके बाद जनपद जो देखो प्रक्रिया ऐसे है कि सबसे पहले जन चेंज हो गए और क्या बन गए जनपद, और जनपद ही चेंज होकर के क्या बन गए महाजनपद। महाजनपद विकसित हो गए 2500 साल पहले। अब ये जनपद आप महाजनपद कैसे, यानी जनपद एक और जनपद मिला दो, 2 जनपद मिल गए तो क्या बन जाएगा महाजनपद। तो ऐसे ही 2 या 2 से अधिक जनपद मिलकर के महाजनपदों का रूप धारण कर लिया उन्होंने, और महाजनपद 2500 साल पहले बन गए। अब जब ये जनपद कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो गए आपस में मिल करके और क्या बन गए महाजनपद, तो अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बना दी गई। किलेबंदी कर ली, दुर्ग बनाने लग गए। लोग ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर करके अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर समृद्धि का शो ऑफ करने लगे, समृद्धि बताने लगे। अब इसमें आप देखिए जैसे काबुल नदी, गांधार, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, वैशाली, बज्जी, अंग, गंगा नदी के यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी, मगध, राजगृह जिसकी राजधानी हुआ करती थी, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, ये सब वो राज्य हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन, तो ये सब राज्य हैं महाजनपद जिनको अपन बात करेंगे। इसके तहत किले के अंदर जो रहने वाले लोग थे उन पर उनका नियंत्रण हो गया राजा महाराजाओं का, और विशाल दीवार व व्यापक भोजन की आवश्यकता होती थी, तो लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता दुर्ग बनाने के लिए, किलेबंदी करने के लिए। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों को अथक परिश्रम किया होगा। इनके संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी कि भाई वो दुर्ग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवार बना रहे हैं, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी, कौन कौन से संसाधन चाहिए होंगे। उसके बाद जब किलेबंदी की तो राजा अपने पास सेना भी रखने लग गए। सेना क्यों रखेंगे, सेना रखने के पीछे का रीजन क्या है, सुरक्षा। तो पता चल गया ना कि दूसरा राजा आएगा, तो दूसरे राजा से आने के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किए, किले बनवाए, सेना रखेंगे तो किलेबंदी की और सेना रखी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल भर रखा जाता। अब भुगतान जो था वो तो या तो आज सिक्कों में होता था। अब आज सिक्के जब नहीं थे तो उस टाइम भुगतान कैसे करते थे। मान लो हम आपसे ये कह रहे हैं
कि जब आज सिक्के नहीं थे तो भुगतान कैसे किया जाता था। देखो ये कौशाम्बी किले की दीवार का जो चित्र है, जो कि लगभग 2500 साल पहले का है। कर टैक्स लगाया, क्या लगाया, टैक्स। और टैक्स के द्वारा अब देखो टैक्स से क्या हुआ कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। अब इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती, कर्मचारियों को वेतन भी देना है तो कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती। तो इसके लिए महाराजाओं ने लोगों पर समय समय पर लगाए गए उपहारों को पर जो निर्भर रहना पड़ा। और इन्हीं को धीरे धीरे उन्होंने क्या बदल दिया, करों के रूप में। अब फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, क्योंकि लोग जो थे वो कृषक थे अधिकांश। तो उन्होंने क्या किया कि जो फसल होती है उपज, उसका 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित कर दिया, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगा दिए, तो कारीगरों से भी कर लेने लग गए। और जो कर दिया वो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों या जानवरों या उत्पादकों को भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक एवं संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो ये सब वस्तुएं क्यों दे रहे हैं, कर के रूप में। तो करों के लिए वे सब राजाओं के पास इस प्रकार से कर चुकाते थे। कृषि में परिवर्तन हो गया, तो कृषि में मूलतः 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल जो अब लोहे के बनने लग गए। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था, तो इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। तो पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं और पैदावार भी ज़्यादा होने लग गई। इससे कमर तोड़ परिश्रम था। यह जो काम था ये ज़्यादातर दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। अब ये सब मिलकर ऐसा काम करते थे। अब हम मगध के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। देखो क्या निरीक्षण है कि लगभग 200 सालों के भीतर ही मगध प्रमुख जनपद बन गया। जैसे 100 नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो एक तो यातायात हो गया, जल वितरण हो गया, जल भी है, जमीन को उपजाऊ बनाया गया। मगध के हिस्सों में जो जंगल भरा था, वहाँ जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग देकर के सेना में काम ले आ गया। यही नहीं, जंगलों से गाड़ियाँ, रथ आदि बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो लोहे अयस्क की खदानें थीं, मजबूत औजार और हथियारों बनाने के लिए उपयोगी थे। मगध में 2 ही शक्तिशाली शासक थे, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। तो मगध के ये 2 शक्तिशाली शासक हुए, एक तो बिंबिसार जिस तरीके से हर्यक वंश की शुरुआत की, और हर्यक वंश की शुरुआत करने वाला शासक किसको माना जाता है, बिंबिसार को। और बिंबिसार की मृत्यु करके जो राजा बना वो कौन था, अजातशत्रु। तो बिंबिसार की मृत्यु करके अजातशत्रु राजा बन गया। उसके बाद में महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक हुआ और उसने अपने नियंत्रण के महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग बिहार में राजगृह, आधुनिक जिसको राजगीर कहते हैं, मगध की कई सालों तक राजधानी बन गई। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है कि मेसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था, जो कि विश्व विजय करना चाहता था,
पूरी तरह सफल न होने पर मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से डर गए कि भारत के शासकों के पास रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इस कारण से वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। एक है बज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, तो उसके नजदीक था बज्जी राज, और जिसकी राजधानी थी वैशाली विहार। यहाँ एक अलग किस्म की व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण क्या होता है? कई सदस्यों वाले समूह को संगठन में रखना क्या कहलाता है? गण। संघ का मतलब यह संगठन या सभा। तो गण में कई संघ शासक होते थे। सब कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते, सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते, बहस वाद विवाद के जरिए तय करते कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे हमेशा तैयार रहते, और वे मिल करके चर्चा करते कि इनको कैसे शत्रुओं से लड़ा जाए। स्त्रियां, दास और कर्मकारों इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन को ही सजीव वर्णन मिला है। संघ के जीवन का ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ ने का जो वर्णन है वो दीर्घ निकाय से लिया गया। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय, और दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बौद्ध के बारे में कई आख्यान दिए गए। ये लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसके जो मंत्री था वत्सकार, वो बुद्ध के पास सलाह लेने गया। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें ऐसा पता चला तो उन्होंने कहा कि बज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों का ध्यान रखेंगे, तब तक बज्जी संघ वाले को कोई नहीं हरा पाएगा, जीत ही नहीं पाएगा कोई बज्जी संघ को। तो बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक बज्जी संघ को जीतना असंभव है। तो जीतने के लिए पहले क्या किया? पहले ये सब शर्तों का तोड़वाया, और जब इन सब कामों को करना बंद कर दिया बज्जी संघ वालों ने, तो अजातशत्रु ने उनको तहस नहस कर दिया। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद अब से लगभग 15 सालों तक पहले तक यह चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, और इसके बारे में हम अध्याय नंबर 11 में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अन्यत्र की। लगभग 2500 साल पहले एथेंस में जो लोगों की शासन व्यवस्था थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। 30 साल के ऊपर के सभी पुरुष जो थे उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त हो जाती। जो दास नहीं थे, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो सभा के सभी नागरिक इसमें भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां जो थी वो लॉटरियों द्वारा आयोजित की जाती। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारियों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे।
अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं, जैसे राजा, अश्वमेध। अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ है, उस यज्ञ का नाम है जिसमें घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अब घोड़ा को रोकने वाला, यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता है तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की सेना से उसको लड़ना पड़ता। अब यदि उसको नहीं रोकता है तो फिर उसकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ती। ये वर्ण का हमने बताया कि इसमें रंग से अर्थ नहीं है, जबकि जाति से है, कास्ट से। और वर्ण, 4 वर्ण बताए गए। कितने वर्ण बताए गए हैं? 4। अब इन 4 वर्णों में हम पढ़ चुके हैं कि पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण, दूसरा जो वर्ण था वो था क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य, और चौथा जो था वो क्या था? शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं। इसके बाद हम बात करें, जनपद हो गया, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कार, पौधेरोपण, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी दी हुई हैं। और ये महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी? नए शासक यानी 3000 साल पहले, महाजनपद का 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण जो कि दीर्घ निकाय में लेखन है 2300 साल पहले हुआ, गण अथवा संघों का राज्य का अंत जो कि 1500 साल पहले हुआ। तो इस चैप्टर में अभी आपको यदि कोई भी परेशानी आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैप्टर में हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। यदि आपको इतिहास विषय से संबंधित किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।